हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। ये पेपर नंबर 8 का पार्ट 2 होगा, जो कल के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। थोड़ा टाइम कम मिलने की वजह से, बहुत व्यस्तता होने की वजह से मैं आपको टाइमली ये वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाई। बट मैंने आपको पीडीएफ दे दिया है, साथ ही साथ मैं आपको ये समझाने का काम कर दे रही हूँ। अगर आप इसे एक दो बार भी देख लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये एक ऐसे हम कह सकते हैं, आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा, बस एक रिवीजन आप मेरे साथ यहाँ पर कर रहे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पूछे जा सकते हैं, चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैंने वो आपके साथ करवाने का मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए तो आपका भला हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन भी आपके साथ प्रोवाइड करवाने का जो है वो निश्चय किया है। तो अभी हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हस्तक्षेप रणनीतियों से क्या तात्पर्य है। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप डालिएगा कि ये पूछा जा सकता है। तो हस्तक्षेप रणनीतियों का मतलब होता है कि हम बच्चे को विशेष प्रकार की किसी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे सामाजिक कार्यों में उसकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हम जो दृष्टिकोण अपनाते हैं उसी को हम हस्तक्षेप रणनीतियाँ जो है वो कहते हैं। अगला है, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, शैक्षिक आवश्यकताओं की बारे में बात किया जा रहा है। तो ये सारे की सारे जो पॉइंट हैं, आप हेडिंग वाइज, ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा ज़रूर है, बट अगर आप ये हेडिंग याद रखते हैं तो लॉन्ग टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में बताइए, तो आप इन सारी चीज़ों को वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और इन सभी को डिस्क्राइब करके 2-4 लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहला है, प्रारंभिक हस्तक्षेप जरूरी होता है कि हम शुरुआती हस्तक्षेप बच्चे के साथ करें। जो आईपीज होता है वो बच्चे के साथ बच्चे का बनाए, ताकि हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके चीज़ों को करने का। संचार सहायता बच्चे को दे, क्योंकि बच्चे को सुनने संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो जो संचार की सहायताएं हैं वो हम बच्चे तक प्रोवाइड करवाएं। विशेष निर्देश बच्चों को समय समय पर दिया जाए। साथ ही साथ पहुंच और आवाज़ की जो सुविधाएं हैं वो सुगम हो सके, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सामाजिक और भावनात्मक विकास समर्थन ऐसे बच्चों को देना चाहिए, तभी हम इनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। परिवार पूरी तरह से भागीदार हो, इन बच्चों की हेल्प कर रहा हो, इन बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं दे रहा हो, और जागरूकता और संवेदनशीलता को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सके। इन सब क्षेत्रों में हमें काम करना चाहिए। उसके बाद मुख्यधारा का जो विचार है वो आप ध्यान दीजिएगा, ये अमेरिका से आया है। 1995 में मुख्यधारा का विचार आपके अमेरिका से निकल के आया था। मुख्यधारा जो है वो एकीकृत शिक्षा से मिलता जुलता है। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि मुख्यधारा की शिक्षा कौन सी शिक्षा प्रणाली से मिलता जुलता है, तो वो आपकी एकीकृत से मिलता जुलता है। 1957 में आपका अमेरिका से जो मुख्यधारा की शिक्षा आई थी वो हमारे भारत की जो एकीकृत शिक्षा है उससे मिलता जुलता है। मुख्यधारा के संगठक पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यधारा के संगठक नहीं होते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो ध्यान देंगे, एकीकरण जो होता है वो मुख्यधारा का संगठक होता है। शैक्षिक नियोजन एवं प्रोग्रामिंग मुख्यधारा में शामिल होता है। उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण मुख्यधारा में होता है। तो ये कुछ मुख्य संगठक होते हैं, इसके साथ कुछ अन्य संगठक भी हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। पाठचर्या अनुकूलन किया जाता है, सहयोगी अध्ययन यहाँ पर कराया जाता है, विद्यालय कक्षा की सुगमता पर ध्यान दिया जाता है, तकनीकियाँ और प्रशासनिक सहायता जो है वो आपकी मुख्यधारा की शिक्षा में प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि इम्पॉर्टेंट है, सारा का सारा ये पीवाईक्यू से ही लिया गया है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन सारे प्रश्नों के पूछे जाने के। अगला है, मुख्यधारा तथा एकीकृत शिक्षा में समानता होती है, तो सही है आपका ये। समावेशी शिक्षा को ही मुख्यधारा की शिक्षा कहते हैं, तो गलत है। एकीकृत शिक्षा को हम मुख्यधारा की शिक्षा कह सकते हैं। समावेशी शिक्षा में विकलांग बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, तो ये गलत है। विकलांग बच्चों के लिए भी सुविधाएं यहाँ पर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपसे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाएगा, आपसे ऐसे ही जो आपकी नॉलेज को चेक कर रहा होगा, मतलब जो आपकी भाषा को चेक कर रहा होगा, ठीक है, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग को जांच रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मुख्यधारा में बच्चों को जोड़ने संबंधी क्या क्या मुद्दे आते हैं आप जानते हैं। विकलांग बच्चों में गरीबी संबंधी समस्याएं होती हैं। आर्थिक रूप से तंगता भी बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने में जो है वो सहायता नहीं दे पाती हैं। रूढ़िगत मनोवृत्तियाँ, समाज की, परिवार की रूढ़िगत जो मनोभाएँ हैं, जो उनकी विचार हैं, वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने से जो है वो एक बाधा का काम करते हैं। जनसंचार की जो सुविधाएँ हैं, विद्यालय के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जो कमी है, बेहतर टीचर नहीं होंगे तो हम बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में जोड़ सकते हैं। और अपर्याप्त संसाधन, तो ये कुछ रीजन होते हैं जो कि हमें बच्चों की मुख्यधारा की शिक्षा में जोड़ने में हानियां देते हैं।
अगला है सालमान का सम्मेलन कब हुआ था, तो 1994 में हुआ था, स्पेन में हुआ था, समावेशी शिक्षा के लिए हुआ था। 92 देशों और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसमें भाग लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इन्हें ज़रूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद है विशेष शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हमेशा देनी चाहिए, तो ये गलत है। हम कभी कभार क्या होता है कि कोई नॉर्मल बच्चा भी रहता है तो हम उन बच्चों को भी जो है वो, चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विशेष शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हमेशा देनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हमेशा ही विशेष शिक्षा देंगे, हम उन्हें जनरल एजुकेशन भी दिलवा सकते हैं। तो ठीक है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। अगला है समावेशी शिक्षा राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक होती है। तो सही है, जो समावेशी शिक्षा होती है वो राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक होती है। बच्चे जो साथ रहकर सीखते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वो एक साथ रह करके जो जीना होता है उसको बेहतर सीख रहे होते हैं। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत होता है कि वो समुदाय की भागीदारी और उसकी सहायता को सुनिश्चित करने का काम करती है। तो ये कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आप अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले लीजिए और 2-3 बार आप वीडियो देख सकते हैं। इसलिए मैंने बहुत कम टाइम लेकर के ये सारे 10 से 12 क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया है, ताकि आप इसे 2-3 बार देख लें, ठीक है। और इससे चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी, और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बस एक रिवीजन आपका हो जाएगा इन 4-5 मिनट में। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में किसी नई लेक्चर के साथ, और बहुत जल्द मैं आपका कॉन्टिनेंट मेथोडोलॉजी का बचा हुआ पार्ट भी करवाने वाली हूँ। तो कल सुबह तक हो सकता है कि आपको उसके वीडियोज़ भी जो है वो प्रोवाइड हो जाएँ। तो उस पेपर को भी जो है बिल्कुल आप अच्छे से करिएगा, और बहुत अच्छे से अगर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किए हुए हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने एग्ज़ाम को आप दीजिएगा। बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा। बस अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा मजबूत कर लीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो पढ़े हुए हैं अब उन्हीं को रिवीजन करिए। कोई नया टॉपिक या कोई नया नोट्स आप पढ़ने का प्रयास नहीं करिएगा। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।